क्वेश्चन क्या है अभी? जो आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहे थे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का थ्योरी पढ़ाए थे इस क्लास से पहले, तो उसी जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसी से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव आप आज आपको बताएंगे, और उसके बाद मान लेते हैं इसी का थ्योरी का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी तक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित जो थ्योरी देख रहे थे उसी पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो कंसेप्ट आपको दिए थे कि जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर होती है उस पर देखते हैं, या वस्तु को अनंत और मतलब क्या कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बीच ही कहीं ना कहीं वस्तु को देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से। तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है जहां किसी भी वस्तु को स्पष्ट हम देख सकते हैं वो होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। कम से कम दे, जैसे हम लोग जनरल में भी बिना आंख की सहायता से भी अगर किसी बुक को भी अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो बुक और नेत्र के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, या 25 से ज्यादा होना चाहिए, 25 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर किसी भी वस्तु को आप रखिएगा तो उस वस्तु को सही सही नहीं देख पाइएगा। जैसे 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आप किसी बुक को ही देख रख करके अगर पढ़ना चाहिएगा तो बुक का जो लेटर है वह 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी पर है तो उसे सही से आप नहीं रीड कर सकते हैं, सही से नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी बुक को अगर हम पढ़ना चाहते हैं या किसी भी वस्तु को सही सही देखना चाहते हैं तो ये मानव जो नेत्र लेंस है उससे उस वस्तु की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, अधिक जो भी हो लेकिन कम से कम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, उसी 25 सेंटीमीटर की को हम लोग कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जहां स्थित वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर वस्तु है तब उस स्थिति में हम खुले आंख से भी उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, अन्य ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उस वस्तु को हम सही सही देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे क्या कि स्वस्थ मनुष्य का श्रांत नेत्र से देखा जाता है। श्रांत नेत्र किसको कहते हैं? देखिए, खगोलीय दूरबीन की सहायता से जब हम किस खगोलीय दूरबीन क्या होता है, कंसेप्ट दिए थे आपको कि खगोलीय दूरबीन एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से दूर स्थित जो आकाशीय पिंड है उसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर हम आवर्धित रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी भी खगोलीय दूरबीन की सहायता से किसी भी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं और उस वस्तु खगोलीय दूरबीन द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर नहीं बन के वो अनंत दूरी पर अगर बनता है तब उस स्थिति में जो दर्शक का नेत्र होता है उसी नेत्र को कहते हैं श्रांत नेत्र। ध्यान दीजिए, जब खगोलीय दूरबीन की सहायता से हम हेवनली बॉडी को देखते हैं तो या तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखते हैं या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अनंत के बीच देखते हैं या अनंत पर देखते हैं। तो अगर खगोलीय दूरबीन की सहायता से ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट का इमेज अगर इनफिनाइट डिस्टेंस पर बनती है, अनंत दूरी पर बनती है, तब मानते हैं दर्शक का जो नेत्र है उसी नेत्र को कहते हैं कौन चीज? श्रांत नेत्र। ठीक है, तो स्वस्थ मनुष्य श्रांत नेत्र से देखा जाता है। कहां देखा जाता है? अनंत दूरी पर। ठीक है, तो ये क्या होगा? इन्फिनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है, तो यानी खगोलीय दूरबीन की सहायता से बना हुआ प्रतिबिंब यदि अनंत दूरी पर बनता हो तब उस स्थिति में जो दर्शक का जो नेत्र होता है उसी नेत्र को श्रांत नेत्र कहते हैं। तो श्रांत नेत्र कब कहेंगे? जब खगोलीय दूरबीन द्वारा वस्तु का इमेज कहाँ हो? इनफिनाइट डिस्टेंस पर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव जो है आपको पूछा जाता है। अभी जो भी ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं दे रहे हैं इसी में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव डालता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान दीजिए,
3 वाला क्वेश्चन है कि नेत्र की वह विशेषता, ध्यान दीजिए, नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए। नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना सके। ठीक है, तो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तु को जब हम मान लेते हैं देखते हैं, जिसके कारण मान लेते हैं रेटिना पर जो इमेज बनती है, मतलब भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब जब रेटिना पर प्राप्त होती है तब उसको हम कहते हैं सामंजन क्षमता। मतलब जैसे आपको निकट स्थित वस्तु है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंख को थोड़ा सा सिकोड़ लेते हैं, दूर जब देखते हैं तो आंख को थोड़ा सा फैला लेते हैं। मतलब मांसपेशी की सहायता से नेत्र जो गोलक होता है और मतलब उसकी रेडियस को, नेत्र जो गोलक होता है जनरली उत्तल लेंस का होता है, तो मांसपेशी की सहायता से नेत्र गोलक की रेडियस में हम चेंजिंग करके उसकी फोकस दूरी में परिवर्तित करके हम भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तु को देखते हैं, जिसको मांसपेशी की सहायता से जो आंख ये नेत्र लेंस की जो रेडियस में जो हम चेंजिंग लाते हैं, उस चेंजिंग की जो व्यवस्था होता है जिसको हम सामंजन क्षमता कहते हैं, जिसको सामंजन क्षमता कहते हैं। तो सामंजन क्षमता की सहायता से भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख लेते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उसको क्या कहते हैं, तो नेत्र की सोमंजन क्षमता कहते हैं। सोमंजन क्षमता क्या होता है, फिर से ध्यान दीजिए। सोमंजन क्षमता कहते हैं किसको, कि जब मान लेते हैं क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब जब रेटिना पर प्राप्त होती है, मतलब मांसपेशी की सहायता से नेत्र गोलक की रेडियस में हम चेंजिंग करके निकट स्थित वस्तु को भी स्पष्ट हम देख पाते हैं, दूर स्थित वस्तु को भी स्पष्ट हम देख पाते हैं। जैसे धागा में सुई को अगर मतलब कोई, जैसे आपको सुई के छिद्र में अगर धागा को पिरोना होता है तो आंख को देखते होंगे बहुत सिकुड़ कर लेते हैं, जब दूर स्थित वस्तु को देखना चाहते हैं तो आंख को फैला लेते हैं। मतलब मांसपेशी की सहायता से नेत्र लेंस की जो रेडियस होती है उसमें हम चेंजिंग करके उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करके हम निकट स्थित वस्तु को भी देख सकते हैं और दूर स्थित वस्तु को भी हम देख पाते हैं। ठीक है, तो एडजस्ट करने की ये जो क्षमता है उसी क्षमता को बोलते हैं सोमंजन क्षमता। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेत्र की वह विशेषता जिसके कारण वह किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, उसको हम कहते हैं कौन सी, नेत्र की सोमंजन क्षमता कहते हैं, नेत्र की सोमंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। चलिए, तो अभी हम आपको देखिए, जो लड़का लेट से जुड़े हैं ध्यान से देखिए, अभी पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्या कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उसे हम स्पष्ट नहीं देख सकते। इसलिए किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाएंगे जब वो वस्तु कम से कम 25 सेंटीमीटर पर हो, या 25 सेंटीमीटर और इन्फिनाइट के बीच पर हो, या इन्फिनाइट पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ मनुष्य का श्रांत नेत्र से देखता है, तो श्रांत नेत्र कब होता है, जब हम खगोलीय दूरबीन की सहायता से मान लेते हैं किसी भी वस्तु की प्रतिबिंब जब अनंत दूरी पर बनता है तब दर्शक का जो नेत्र है उसी नेत्र को हम श्रांत नेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये श्रांत नेत्र कब, जब प्रतिबिंब कहां बनती है, अनंत दूरी पर बनती है तब। चलिए, तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नेत्र की वह विशेषता जिसकी सहायता से हम भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तु को हम लोग देख पाते हैं, उस मल को हम कहते हैं कौन सी, नेत्र की सोमंजन क्षमता। सोमंजन क्षमता क्या होता है कि नेत्र मांसपेशी की सहायता से नेत्र गोलक की रेडियस में हम चेंजिंग करके मान लेते हैं भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। इसी मान लेते हैं व्यवस्था को, इसी क्षमता को बोलते हैं नेत्र की सोमंजन क्षमता। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन में देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आपको अभी तक 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, जिसमें एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पढ़ाए थे। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको पढ़ाए थे, m बराबर 1 प्लस मान लेते हैं क्या, d/f, ये पढ़ाए थे आपको।
सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। एक बार आपको बता देते हैं, देखिए क्या आपको मान लेते हैं, क्या कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको पढ़ाए थे सिंपल माइक्रोस्कोप का आवर्धन क्षमता पढ़ाए थे। एक की फॉर न्यूमेरिकल यहां आपको लिख देते हैं, इसको लिख लीजिए आप, की फॉर न्यूमेरिकल, की फॉर न्यूमेरिकल। इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बराबर आप पढ़ाए थे आपको 1 - V/F। ध्यान दीजिए 1 - V/F। यदि भी यहां भी क्या है, यहां इमेज डिस्टेंस है, और इमेज डिस्टेंस अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर हो, अगर इफ यहां कंडीशन ले लें, इफ भी बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर हो, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस डी का मान कितनी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है 25 सेंटीमीटर। जब भी हम डाटा पुट करेंगे तो साइन प्रॉपर्टी के साथ पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए मान लेते हैं ये माइनस, चूंकि वो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो इमेज डिस्टेंस होती है वह मान लेते हैं लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो इसलिए साइन प्रॉपर्टी के साथ डाटा रखेंगे, तो साइन प्रॉपर्टी के साथ डाटा रखेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगा 1 माइनस की जगह क्या रखेंगे, सर कहते भी की जगह क्या रखेंगे -d, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो d बाई क्या हो जाएगा f। ठीक है, चलिए उसके बाद इसी में एक फॉर्मूला याद रखेंगे। जब मान लेते हैं क्या कहते हैं प्रेक्षक सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जब कोई प्रेक्षक मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से सूक्ष्म वस्तु को देखते हैं, वहां अगर दर्शक का जो नेत्र है वह सरल सूक्ष्मदर्शी से अगर कुछ दूरी पर स्थित हो, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होती है 1 + D - A/F। जहां डी क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ए क्या है ये नेत्र लेंस यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की मान लेते हैं लेंस और दर्शक के नेत्र के बीच की दूरी है। तो ये सूत्र कब यूज करेंगे, जब दर्शक मान लेते हैं खास करके सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर किसी भी सूक्ष्म वस्तु को देखता है और दर्शक का नेत्र अगर सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस से अगर कुछ दूरी पर हटा हुआ हो, तब यदि उसकी मान लेते आवर्धन क्षमता पूछे, तब m बराबर क्या होगा 1 + D - A/F। ठीक है, चलिए तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता बराबर पढ़ाए थे कि VO बट्टा क्या -UO इंटू पढ़ाए थे 1 + D/F। 1 + D/F। ठीक है, चलिए उसके बाद मान लेते हैं आपको और टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप जो है मतलब खास करके खगोलीय जो दूरबीन है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको पढ़ाए थे। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता हो तब पढ़ाए थे FO/FE। ठीक है, चलिए इसी में आपको पढ़ाए थे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तब मान लेते हैं क्या कहते हैं खगोलीय दूरबीन में आवर्धन क्षमता का जो सूत्र आपको पढ़ाए थे, ये सूत्र आपको पढ़ाए थे मान लेते हैं कितनी, चलिए देखिए ये सूत्र आपको पढ़ाए थे -FO/FE इंटू पढ़ाए थे 1 + FE/D। ये कब, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर खगोलीय दूरबीन की सहायता से अगर मान लेते हैं प्रतिबिंब बनती है, तब उसकी मान लेते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, चलिए तो इतना मान लेते हैं क्या कहते हैं फॉर्मूला, एक बार फिर से आपको फॉर्मूला डिस्कस करते। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र पढ़े थे m बराबर 1 - V/F। अगर भी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d के बराबर हो तब उसका फॉर्मूला क्या होगा m बराबर क्या 1 + D/F। ठीक, ये सूत्र कब, जब दर्शक का नेत्र जो है सरल सूक्ष्मदर्शी से के लेंस से सटा हुआ है,
तब ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जब मान लेते दर्शक का नेत्र सरल सूक्ष्मदर्शी से कुछ दूरी पर हटा हुआ हो, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होती है 1+D-A/क्या F। यह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र पढ़े थे, VO बट्टा -EO इंटू 1+D/क्या F। ठीक है, चलिए उसके बाद मान लेते हैं ये खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता पढ़े थे, -F/F। ये सूत्र कब, जब मान लेते हैं अंतिम प्रतिबिंब अनंत दूरी पर प्राप्त होता है तब। ठीक है, पांचवा क्या, कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर प्राप्त होता है, तब मान लेते हैं खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता पर रहते। ठीक है, तो इसी से संबंधित मान लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपको क्या, कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन पढ़ रहे थे क्या हम लोग, चौथा क्वेश्चन क्या था कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना होता है। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी में दो कंडीशन में, अब ये जस्ट आपको बताए थे कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अगर प्रतिबिंब बनती है, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है 1+D/क्या F। जब दर्शक का नेत्र अगर मान लेता है कुछ दूरी पर हटा हुआ हो, तब अभी बताए थे D-A/क्या F। तो यहां मान लेता है दर्शक के नेत्र और प्लस क्या कहते हैं आपको सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस के बीच की दूरी की चर्चा नहीं किया हुआ है, तो उस स्थिति में सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो मान होगा वो कितना होगी, m बराबर 1+D/क्या F। तो ये ऑप्शन देखिए किसमें है, डी में। ठीक है, चलिए उसके बाद मान लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 5। चलिए 5 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 5 वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि एफ फोकस दूरी के एक साधारण, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, एफ फोकस दूरी के एक साधारण आवर्धक लेंस की सहायता से प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। लेंस और आंख के बीच की दूरी दिया हुआ है कितनी, a। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र अभी जस्ट डिस्कस कर रहे थे, क्या होता है 1+D/क्या होता है F। कब, जब दर्शक का नेत्र जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस से सटा हुआ हो, तब अगर हटा हुआ हो तब सूत्र मान लेते हैं अभी जस्ट बताए थे कि 1+ क्या होता है D-A/क्या F। ये कब, जब दर्शक का नेत्र जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस से a दूरी पर अगर स्थित हो, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होगा क्या, m बराबर क्या 1+D-A/F। जहां a कौन सी है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो है, हाँ चलिए देखिए, तो डिस्कस कर रहे थे क्या, कि जब दर्शक का नेत्र जो है सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस से सटा हुआ हो, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर होगा 1+D/क्या F। जब सरल सूक्ष्मदर्शी में मान लेते हैं क्या सर, जब सरल सूक्ष्मदर्शी से a दूरी पर दर्शक का नेत्र हो, तब उसकी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगा m बराबर क्या 1+D-A/क्या F। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखिए किसमें है, तो ये ऑप्शन किसमें है, बी में। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ये सूत्र हम कब यूज करेंगे, जब मान लेते हैं प्रेक्षक जो है वह सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस से a दूरी पर हटा हुआ हो, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगा m बराबर 1+D-A/क्या F। कब, जब दर्शक का नेत्र सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस से a दूरी पर हटा हुआ हो, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है 1+D-A/क्या F। ठीक है, जहां D क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, ए आपका क्या है, वह सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस और दर्शक के लेंस के बीच की दूरी है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए तो 5 का आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए, कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब, तो पढ़ाए थे आपको, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होती है वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ध्यान दीजिए फिगर को देखिए, फिगर आपको एक बार दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए,
चलिए देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी का एक बार कंसेप्ट देखिए। सरल सूक्ष्मदर्शी कंसेप्ट आपको दिए थे कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तु को, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखा जाता है। किसकी सहायता से? सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर उसे हम देखते हैं। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखा जाता है। जिसका कंसेप्ट आपको दिए थे, ध्यान दीजिए। ये सरल सूक्ष्मदर्शी में देखिए, ये कम फोकस दूरी की क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसके ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सी है। इसके सामने देखिए ए बी जो है एक सूक्ष्म वस्तु है। ध्यान दीजिए फिगर पर, ए बी जो है क्या है, एक सूक्ष्म वस्तु है। ठीक है, जो मान लेते हैं लेंस की फोकस कंसेप्ट आपको दे रहे थे क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी में, कि सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होती है, कम फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस होती है। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी काफी कम होता है। तो ध्यान से देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में देखिए ये उत्तल लेंस है जिसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सी है। इसके सामने ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट को हमेशा मिलते हैं, ये जो सरल सूक्ष्मदर्शी की लेंस है उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाता है। मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से टीनी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, सूक्ष्म वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर देखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, और सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब भी किसी भी छोटी वस्तु को देखेंगे तो वो वस्तु हमेशा सरल सूक्ष्मदर्शी की जो लेंस है उसके फोकस के अंदर होना चाहिए। क्यों? उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि जब मान लेते हैं वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हैं तो उत्तल लेंस द्वारा जो इमेज बनती है वह काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के साइज से बड़ा बनता है। तो ध्यान से देखिए, ये सरल सूक्ष्मदर्शी में मतलब सरल सरल सूक्ष्मदर्शी की ये मतलब आपको लेंस है जिसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, जिसके सामने ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा हुआ है, जहां से प्रकाश की देखिए दो किरण एक प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हुई है। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरण अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जहां भी क्रॉस करता है वही बिंदु क्या होती है, फोकस होती है। दूसरी किरण देखिए यहां से ऑप्टिकल सेंटर से होकर क्रॉस किया है, तो किसी भी लेंस की ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरने वाली आपतित किरण अपने पथ से डाइवर्ट नहीं होती है। ये दोनों किरण को देखिए बैक बढ़ाए, तो दोनों किरण को देखिए बैक बढ़ाए तो मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, मान लेते हैं कहाँ, ए डैश पर। तो ए डैश बी डैश देखिए क्या बन गया, इमेज बन गया। तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो इमेज बना हुआ है वो इमेज देखिए कैसा है, काल्पनिक है, सीधा है और वस्तु के साइज से क्या है, बड़ा है। तो क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन हम लोग टच किए थे तो उसमें क्वेश्चन क्या था कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होती है वह कैसा होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो देखिए कैसा है, काल्पनिक है, यानी आभासी है, सीधा है और वस्तु के साइज से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यही क्वेश्चन है हम लोग का क्या। चलिए देखिए क्वेश्चन मान लेते हैं क्या कहते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन जो अभी हम लोग देख रहे थे वो क्वेश्चन क्या था, देखिए देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर क्या था, 6 था। 6 वाला क्वेश्चन क्या है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तभी जस्ट आपको बता रहे थे कि सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होती है वह कैसा प्रतिबिंब होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है काल्पनिक और सीधा होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है काल्पनिक और उल्टा होता है, जो क्या है, गलत है। उसके बाद कहता है सी में वास्तविक होता है, सीधा होता है, ये भी क्या है, गलत है। डी में कहता है वास्तविक और उल्टा होता है, ये भी क्या है, गलत है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होती है वह क्या होता है, काल्पनिक कहें या मान लेते हैं आभासी कहें और सीधा कहें। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होगी वो क्या होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन, 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए समान संयोजन, ध्यान दीजिए, समान संयोजन मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट
के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो अभी जस्ट आपको बता रहे थे कि सरल बोलते संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र अभी जस्ट आपको बताए थे। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? एम बराबर क्या होता है? वीओ बटा माइनस ईओ इंटू 1 प्लस डी बाई क्या होता है? एफ होता है। नहीं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? एम बराबर वीओ बट्टा माइनस यू इंटू 1 प्लस डी बाई क्या होता है? एफ होता है। तो यही क्वेश्चन था, देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है कि समान संयोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला दिखाए थे आपको कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता एम बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस वीओ बट्टा यूओ इंटू 1 प्लस डी बाई क्या होता है? एफ ई। एफ ई क्या है यहाँ? आई लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन होगा? आपको बी होगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए m बराबर क्या है? वी ओ बट्टा माइनस यू इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। यहाँ एफ जो है वो आई लेंस की फोकस दूरी है, ध्यान रखिएगा। एफ ई जो है यहाँ आई लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन होगा? बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। 8 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? अगर सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि नेत्र लेंस और ऑब्जेक्ट लेंस और नेत्र लेंस के बीच की जो दूरी होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में या खगोलीय दूरबीन में, ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस के बीच की जो दूरी होता है ना, उसी दूरी को कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। ठीक है, चलिए एक बार फिगर आपको दिखाते हैं। देखिए, एक बार फिगर आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो सरल सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है, आपको एक बार दिखाते हैं, देखिए। चलिए देखिए, चलिए देखिए, ये देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट लेंस होता है और एक आई लेंस होता है। तो ऑब्जेक्ट जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट लेंस की ऑप्टिकल सेंटर और आई लेंस की ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी होती है ना, इसी दूरी को कहा जाता है सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई किसको कहेंगे? ऑब्जेक्ट लेंस की ऑप्टिकल सेंटर और आई लेंस की ऑप्टिकल सेंटर के बीच की ये जो मान लेते हैं लंबाई होती है, दूरी होती है, इसी दूरी को माइक्रोस्कोप की लेंथ की लंबाई कहते हैं। ठीक है, इसी ढंग से मान लेते हैं, क्या कहते हैं आपको, खगोलीय जो दूरबीन होती है, खगोलीय दूरबीन को एक बार देख लीजिए। खगोलीय जो दूरबीन है, तो खगोलीय दूरबीन में ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस के बीच, ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस के बीच की ये जो न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी, इसी न्यूनतम दूरी को खगोलीय दूरबीन की लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो खगोलीय दूरबीन की लंबाई हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई हो, वह ऑब्जेक्ट लेंस और आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी होती है ना, उसी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई कहते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग अभी देख रहे थे, कौन? क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, ध्यान दीजिए, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? बढ़ता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इंटर की परीक्षा में, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ये इस बार जो परीक्षा हुई थी, मान 2021 में जो परीक्षा हुई थी मान लो इंटर में, उसमें भी ये क्वेश्चन को रिपीट किया था कि सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। ठीक है, चाहे वह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो या खगोलीय दूरबीन हो, दोनों में ध्यान रखिएगा। खगोलीय दूरबीन और मान लेते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दोनों में नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता में
कि आवर्धन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, चाहे चाहे वो मान लेता है माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 8 था, तो 8 का आंसर कौन होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं कौन, 9 वाला क्वेश्चन देखते हैं। देख चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए 9 क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी, तो संयुक्त, ध्यान दीजिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक मतलब वह ऑब्जेक्ट लेंस, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस की जो फोकस दूरी है वह होती है। तो चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होती है उसमें ऑब्जेक्ट लेंस जो होती है वह आई लेंस के रिस्पेक्ट में छोटा होता है, और खगोलीय जो दूरबीन है उसमें ऑब्जेक्ट लेंस जो होती है वो आई लेंस के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस जो होती है उसकी फोकस दूरी और द्वारक जो होती है नेत्रिका लेंस के सापेक्ष, आई लेंस के सापेक्ष क्या होता है, छोटा लिया जाता है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ऑब्जेक्ट लेंस की जो फोकस दूरी है वह होती है, क्या होता है, तो नेत्रिका जो लेंस है उसकी फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है। उसी से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें पहला ऑप्शन दिया है कि नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है, सेकंड में कहता है नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, फिर कहता है नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर होती है, फिर कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए एक बार फिगर आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, एक बार फिगर आपको दिखाते हैं, देखिए चलिए ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। चलिए आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से संबंधित क्वेश्चन है, तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ध्यान दीजिए। चलिए देखिए अब फिगर को ध्यान से देखिए, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखिए ये आपको ऑब्जेक्ट लेंस है और ये देखिए आई लेंस। आई के सामने, दर्शक के नेत्र के सामने जो लेंस होता है ना उसको कहते हैं कौन सी, आई लेंस, मतलब नेत्रिका लेंस कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के सामने जो होता है लेंस उसको ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं। मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें डबल लेंस का इस्तेमाल होता है, एक ऑब्जेक्ट लेंस एक आई लेंस है, दोनों उत्तल लेंस ही होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी जो द्वारक होता और द्वारक जो होता है वो आई लेंस के रिस्पेक्ट में देखिए कम होता है। थ्योरी आपको डिस्कस किए थे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु लेंस, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु जो लेंस होती है इसकी फोकस दूरी और द्वारक जो होती है वह आई लेंस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, छोटा होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होती है वो देखिए काल्पनिक है, उल्टा है, और वस्तु के साइज से क्या है, बड़ा है। ध्यान दीजिए, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है वह काल्पनिक होती है, उल्टा होता है, और वस्तु के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, और यही चीज आपको मिलता है खगोलीय दूरबीन में भी होती है। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतर समझिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो इमेज बनती है वह काल्पनिक होता है, सीधा होता है, और वस्तु के साइज से बड़ा होता है। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है, फाइनल इमेज जो बनती है वो आपको काल्पनिक होती है, उल्टा होता है, और वस्तु के साइज से बड़ा होता है। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी में जो इमेज बनती है वह काल्पनिक होता है, सीधा होता है, और वस्तु के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, ये तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। चलिए खगोलीय जो दूरबीन है, ध्यान दीजिए, खगोलीय जो दूरबीन है उसमें भी जो फाइनल इमेज जो होती है वह काल्पनिक होता है, उल्टा होता है, और वस्तु के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। तो खगोलीय दूरबीन में जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ध्यान दीजिए, खगोलीय दूरबीन में जो ऑब्जेक्ट लेंस होती है वह आई लेंस के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। दोनों ध्यान दीजिए, खगोलीय जो दूरबीन है, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है, उसमें ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी द्वारक जो होता है आई लेंस के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, इसके कारण हम बता चुके हैं आपको। खगोलीय दूरबीन में ऑब्जेक्ट लेंस, ध्यान दीजिए, खगोलीय दूरबीन में ऑब्जेक्ट जो मतलब लेंस होता है उसकी फोकस दूरी द्वारक आई लेंस के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस जो होती है नेत्रिका लेंस के सापेक्ष क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन खगोलीय दूरबीन में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो अभी हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे, है ना। तो क्या देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था हम लोग का, देखिए 9 डिस्कस कर रहे थे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट जो लेंस होती है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, आई लेंस के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो आई लेंस मतलब नेत्रिका लेंस के रिस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती है। अभी जस्ट फिगर में भी दिखाया आपको। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तभी जस्ट आपको फिगर में बता रहे थे, खगोलीय दूरबीन में जो अंतिम प्रतिबिंब जो होती है वह क्या होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है और वस्तु के साइज से बड़ा होता है। तो देखिए वो ऑप्शन किसमें है, देखिए पहला ऑप्शन है वास्तविक, तो वास्तविक में इसमें अंतिम प्रतिबिंब होता नहीं है। दूसरा में भी वास्तविक, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा में कहता है आभासी है और सीधा है, ये भी गलत है। आभासी और सीधा किसमें होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी में होती है। ठीक है, खगोलीय जो दूरदर्शी होती है या संयुक्त जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब जो होती है वो क्या होता है, आभासी होता है और उल्टा होता है। आभासी बोले या काल्पनिक बोले, ठीक है। तो खगोलीय दूरदर्शी हो या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, उसमें जो अंतिम प्रतिबिंब होती है वो आभासी होती है और उल्टा होता है और वस्तु के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 10 था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक, ध्यान दीजिए, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः एफ एवं कैपिटल एफ एवं स्मॉल एफ है, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो ध्यान दीजिए आवर्धन क्षमता बराबर आपको बताई थी, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता बराबर होता है माइनस एफ ओ बाय एफ ही होता है, एफ ओ बाय एफ ही होता है। तो एफ ओ बाय एफ ही, तो एफ ओ की जगह देखिए क्या दिया हुआ है, एफ ओ बना हो गया ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी। तो ऑब्जेक्ट जो लेंस है जिसको अभी दृश्यक लेंस कहते हैं, तो ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी क्या है, एफ है, मतलब एफ ओ की जगह कैपिटल एफ दिया हुआ है। और आई लेंस की जो फोकस दूरी है वह एफ ही होता है, तो एफ ही की जगह स्मॉल एफ दिया हुआ है। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है खगोलीय दूरबीन में, कि आपको माइनस एफ हो बाय स्मॉल एफ, तो कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ देखिए किसमें दिया हुआ है, सी में ना, नहीं फॉर्मूला हम लोग निकाले थे ना, एफ ओ बटा एफ ई, तो एफ ओ की जगह यहाँ कैपिटल एफ दिया हुआ है और एफ ई की जगह स्मॉल एफ दिया हुआ है, तो कैपिटल एफ बटा स्मॉल एफ किसमें होगा, सी वाला ऑप्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं कौन, 11, तो 11 का आंसर कौन होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं कौन, 12, टाइम है ना, हाँ फिर बीच में क्लास डिस्टर्ब हुआ था ना, बच्चे कई मतलब नहीं जुड़ पाया है, तो कितना टाइम हुआ, कितना 7 हो गया, हाँ चलिए। तो कुछ बच्चा जो है ऑफलाइन में मतलब आ गया है, तो जो भी बच्चे हैं सभी ऑफलाइन में आ जाइए। ठीक है, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है गवर्नमेंट के अनुसार, तो ऑफलाइन दोनों सेंटर पे स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसलिए मतलब अभी बहुत कम लड़का आया है। तो हम लोग कोरोना की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतलब हम लोग ऑफलाइन स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, एक बेंच पर एक बच्चे या 2 बच्चे बैठते हैं, उससे ज्यादा नहीं बैठते हैं। आज भी एक बेंच पर मात्र एक बच्चे या मैक्सिमम 2 बच्चे बैठाए हैं। ठीक है, तो कोरोना का जो मतलब गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। और जो भी बच्चे आप ऑफलाइन में आइए टोटल मास्क पहन के आइए। ठीक है, तो आज भी जो बच्चे 2-4 बच्चे जो भी आए थे, ज्यादा बच्चा तो आए नहीं है, 2-4-10 बच्चे आए हुए थे। ठीक है, तो जो भी बच्चे थे सब मतलब मास्क पहन के आए हैं। ठीक है, तो आप भी जो कल से क्लास कीजिएगा तो मास्क पहन के आइएगा, अपने साथ सैनिटाइजर रखिएगा। अगर एयर के सैनिटाइजर अगर भूल गए हैं तो ऑफिस में सैनिटाइजर रखा हुआ होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप मास्क भी अगर भूल गए हैं तो ऑफिस में मास्क रखी हुई रहती है। ठीक है, आप ऑफिस से मास्क मान लेते हैं परचेज करके आप मान लेते हैं मास्क का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल से आप आइए मान लेते हैं ऑफलाइन आइए। ठीक है, ऑनलाइन भी क्लास जारी रहेगा 6 बजे से, शाम में 6 बजे से ऑफलाइन 6 और 6:30 बजे के बीच में मान लेते हैं ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक सर,
कहते हैं ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑनलाइन क्लास भी मतलब चलता रहेगा और उधर से ऑफलाइन भी क्लास चलता रहेगा, ठीक है। तो आज जो भी बच्चा आया था सबको हम बोल दिए थे कि ऑनलाइन जुड़ने के लिए, ठीक है। तो आज हम मान लेते हैं जो भी थ्योरी अभी तक ज्योमेट्रिकल मतलब आपको ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो भी थ्योरी अभी तक डिस्कस किए थे उसी थ्योरी पर आधारित ऑब्जेक्टिव आज हम स्टार्ट किए हैं। इसमें और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो सभी बच्चे मान लेते हैं अभी तक आ नहीं पाया है, इसी कारण क्लास को अभी थोड़ा सा स्लो खींच रहे हैं, ठीक है। जैसे सब बच्चा मान लेते हैं ऑफलाइन में धीरे धीरे जब आ जाएगा तब आपको ऐप के थ्रू पढ़ाया जाएगा और सारी जानकारी आपको ऑफलाइन के क्लास में दे दी जाएगी, ठीक है। तो तब तक हम लोग स्लो गति से मिलते हैं, खींचते हैं, और 12 तारीख के बाद यानी 12 तारीख के बाद हम लोग मिलते हैं ऑफलाइन क्लास को भी स्पीड बढ़ाएंगे और ऑनलाइन क्लास के भी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी दोनों तरफ से हम लोग पढ़ेंगे जिससे मान लेते हैं क्या कहते हैं सिलेबस जो है वो टाइम टेबल पर समाप्त हो जाए, ठीक है। और दोनों तरफ से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मान लेते हैं क्या कहते हैं थ्योरी जो है टाइम से पहले मान लेते हैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल फिर मिलते हैं, ऑफलाइन में भी मिलते हैं, और कल पुनः मिलते हैं 6 और 6:30 बजे शाम में हम ऑनलाइन से भी जुड़े रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।